नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक का लेसन 2। तो देखिए लेसन 2 के 7 क्वेश्चन आंसर हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक के हिसाब से 3 और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स यानी कौन कौन सी समस्याएं डिड सहायक क्रिया दे यानी वे एनकाउंटर। देखिए एनकाउंटर का मतलब सामना करना होता है, तो वे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं इन द फर्स्ट यानी पहले, और फेज यानी कि चरण या भाग भी कह सकते हैं, ऑफ वोएज का मतलब होता है यात्रा, समुद्री यात्रा। तो यात्रा के पहले भाग में या पहले चरण में वे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उन्होंने यात्रा के पहले चरण में कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। तो देखिए चैप्टर में बताया गया है कि यात्रा का पहला चरण उत्साहित और आशावान था, क्योंकि परिवार ने पहले से प्लान करके रखा था कि हम अपना अभियान कैसे शुरू करेंगे। उनका परिवार जो है कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई यात्रा को दोहराना चाहता था, इसके लिए उन्हें 16 साल तैयारी की थी। तो देखिए आंसर बताया गया है, यात्रा का पहला चरण उत्साहित एवं आशावान था, क्योंकि परिवार ने अपने नियोजित अभियान को शुरू किया था। जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था, वैसे ही इनने भी किया था। उन्होंने अपने समुद्री कौशलों को पैना करने के लिए 16 साल बिता दिए थे, मतलब उन्हें 16 साल तैयारी की थी। देखिए आंसर बिल्कुल कठिन नहीं होगा, बस यहाँ 4 लाइन का आंसर है, तो बहुत सरल तरीके से हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो यात्रा का पहला चरण, देखिए ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, द फर्स्ट फेज ऑफ वोएज, क्वेश्चन में मिल गया। फिर देखिए यहाँ एक वर्ड आया है उत्साहित। उत्साहित के लिए जो शब्द लिखा गया है वो ध्यान रखना, अपबीट लिखा गया है। तो अपबीट का मतलब होता है उत्साहित। और होपफुल तो आप जानते ही हैं, आशावान के लिए होपफुल कहा जाता है, एवं को एंड कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि। और फिर फैमिली यानी कि परिवार, और फिर अपने। देखिए परिवार यहाँ पे बहुवचन लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इस वजह से यहाँ पे यदि हम देखें तो अपने के लिए डियर होगा। और नियोजित यानी कि प्लान्ड कहते हैं, प्लान बना के जो काम करते हैं वो कहलाता है नियोजित, तो प्लान्ड हो जाएगा। और अभियान के लिए जो लिखा गया है यहाँ पे वो ध्यान रखना, एक्सपेडिशन लिखा गया है। तो एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान दल या फिर अभियान, और स्टार्ट करना यानी शुरू करना। तो यहाँ पे एक्सपेडिशन आप ध्यान रखेंगे अभियान को, और प्लान्ड यानी नियोजित, डियर यानी अपने हो जाएगा, फैमिली यानी परिवार, और बिकॉज यानी क्योंकि हो जाएगा। और फिर देखिए जैसे कि इसके लिए लिखा गया है सच लाइक, ध्यान रखना सच लाइक का मतलब होता है जैसे कि। फिर कैप्टन जेम्स कुक, ये तो नाम है, और फिर 200 साल पहले, और फिर किया मतलब करना को डू कहते हैं, लेकिन डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। और 200 साल पहले, तो यहाँ पे 200 ईयर्स अर्लियर लिखा गया है यहाँ पे पहले के लिए। फिर आगे देखिए उन्होंने यानी दे हो जाएगा, दियर यानी अपने। और फिर यहाँ पे देखिए समुद्री के लिए जो शब्द लिखा गया है मैरी टाइम, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैरी टाइम का मतलब होता है समुद्री, तो यहाँ पे मैरी टाइम आप ध्यान रखेंगे। और स्किल होते हैं कौशल, तो स्किल्स हो जाएगा बहुवचन। और पैना करना के लिए HONE हॉन क्रिया होती है, पैना करना, ING लगाएंगे, हॉनिंग यानी पैना करते हुए। और फिर 16 ईयर 16 साल, स्पेंड करना यानी बिता देना होता है। ये तो आपको स्पेंड पता होगा, स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है। 16 ईयर्स, हॉनिंग यानी पैना करते हुए, स्किल्स यानी कौशल हो जाएगा, और मैरी टाइम होता है समुद्री। और फिर अपने यानी दियर, दे यानी उन्होंने, और किया यानी डिड होता है। और फिर 200 ईयर्स अर्लियर, और कैप्टन जेम्स कुक। और सच लाइक यानी जैसे कि, बिकॉज क्योंकि, फैमिली परिवार, डियर प्लान्ड, और एक्सपेडिशन यानी कि होता है अभियान, स्टार्ट करना यानी शुरू करना, अपबीट यानी उत्साहित,
होपफुल यानी आशावान। तो देखिए ज्यादा कठिन मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो यात्रा का पहला चरण यानी कि हम लिखेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ वोएज और फिर लगाएंगे सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया कौन सी होगी, पास्ट टेंस की वाज, और उत्साहित यानी अपबीट हमने कहा है, एंड होपफुल यानी कि आशावान। तो यहाँ पे पहला वाक्य बहुत आसान हो जाएगा, द फर्स्ट फेज ऑफ वोएज, ये क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। फिर बाद सहायक क्रिया अपबीट एंड होपफुल हो जाएगा। फिर देखिए बिकॉज फैमिली, क्योंकि परिवार ने, बिकॉज फैमिली। अब देखिए शुरू किया पास्ट सिंपल तो सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टेड, तो बिकॉज द फैमिली स्टार्टेड। इसके बाद देखिए अपने नियोजित अभियान को ये पूरा वर्ड लिख देंगे तो दियर प्लान्ड, प्लान्ड यानी नियोजित, और एक्सपेडिशन। तो यहाँ पे बिकॉज द फैमिली स्टार्टेड दियर प्लान्ड एक्सपेडिशन हो जाएगा। फिर आगे देखिए सच लाइक यानी जैसे कि, सच लाइक यानी जैसे कि। फिर कैप्टन जेम्स कुक लिखेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर किया यानी कि डू का सेकेंड फॉर्म डिड हमने बताया। फिर 200 ईयर्स अर्लियर हो जाएगा। तो सच लाइक यानी जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने, और फिर डिड यानी किया 200 ईयर्स अर्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखिए उन्होंने यानी दे, और फिर देखिए उन्होंने अपने समुद्री कौशलों को पैना करने के लिए 16 साल बिता दिए थे। तो यहाँ पे देखें परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हैड सहायक क्रिया और थर्ड फॉर्म लगता है। तो दे हैड स्पेंट, देखिए थर्ड फॉर्म लिखना है, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पेंट, और 16 ईयर्स यानी कि 16 साल, हॉर्निंग करते हुए यानी पैना करते हुए, और फिर अपने समुद्री कौशलों को यानी दियर, और फिर मैरी टाइम, और स्किल्स होते हैं कौशल। तो यहाँ पे दे हैड स्पेंट, उन्होंने बिता दिए थे 16 ईयर्स हॉर्निंग पैना करते हुए, दियर मैरी टाइम, और स्किल्स यानी कौशलों को। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द फर्स्ट फेज ऑफ वोएज वाज सहायक क्रिया, फिर अपबीट एंड होपफुल बिकॉज द फैमिली स्टार्टेड दियर प्लान्ड एक्सपेडिशन सच लाइक कैप्टन जेम्स कुक डिड 200 ईयर्स अर्लियर, दे हैड स्पेंट 16 ईयर्स हॉर्निंग दियर मैरी टाइम स्किल्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, बस एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखिए ये वाला जो आंसर है ये यदि आप क्वेश्चन बैंक के हिसाब से करेंगे ना तो क्वेश्चन बैंक में सही आंसर नहीं दिया गया इसका, इस वजह से हमने अलग से बना के आंसर लिखाया है। इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द सेलर्स, सेलर्स यानी कि होते हैं नाविक, तो किस प्रकार से नाविकों ने रिपेयर किया, रिपेयर करना यानी मरम्मत करना या सुधार करना, दियर शिप यानी अपनी जहाज को। तो किस प्रकार से नाविकों ने अपनी जहाज की मरम्मत की, वैन यानी जब, इट वाज फर्स्ट अटैक्ड यानी पहली बार हमला होता है जब, वाई विंड्स यानी हवाओं के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया कि नाविकों ने अपनी जहाज की मरम्मत कैसे की जब पहली बार हवाओं के द्वारा हमला हुआ। तो देखिए चैप्टर में बताया गया है कि जब हवाओं के द्वारा पहली बार हमला होता है तो सबसे पहले जो कैप्टन होता है वो जहाज को बिल्कुल धीमा करता जाता है, और जो जहाज में कपड़ा लगा होता है त्रिभुजाकार आपने देखा होगा, उसे स्टॉर्म जिब कहा जाता है, उस पर्दे को वो गिरा देता है, और जो मोटा रस्सा होता है जहाज में उससे जो है जहाज को हिलाने लगता है, और उस मोटे रस्से को जहाज के आर पार फैला दिया जाता है, और उसके बाद जो नाविक हैं वे हर एक चीज को दुगनी मजबूती से बांध देते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, सबसे पहले कप्तान क्या करता है, जहाज को धीमा कर लेता है, फिर वो क्या करता है, स्टॉर्म जिब को गिरा देता है। स्टॉर्म जिब हमने आपको बताया क्या है, जो कपड़ा लगा होता है जहाज में त्रिभुजाकार सबसे ऊपर, उसे कहा जाता है स्टॉर्म जिब, उसे वो क्या कर देता है, गिरा देता है, और स्टेम के आर पार। अब स्टेम क्या होता है, जो जहाज का तना है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे स्टेम कहा जाता है, उसके आर पार एक लूप में, मतलब एक फंदा, लूप यानी होता है फंदा, एक फंदे में जो है एक बहुत मोटी भारी रस्सी होती है, और उस रस्सी को मूरिंग रस्सी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो उस मूरिंग रस्सी को तेजी से वो हिलाने लगता है,
और फिर जो नाविक होते हैं वे हर एक चीज को दुगनी मजबूती से बांध देते हैं। तो देखिए ये 3 लाइन का आंसर है, ध्यान से समझना तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन से देखते हैं, सबसे पहली ये होता है एट फर्स्ट यानी सबसे पहले। तो ध्यान रखना एट फर्स्ट कप्तान ने यानी द कैप्टन हो जाएगा, शिप यानी जहाज को स्लो डाउन करना यानी धीमा करना होता है, या पढ़ चुके हैं तो स्लो डाउन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखना सबसे पहले को एट फर्स्ट कहा जाएगा। उसने देखिए अब यहाँ कैप्टन की ही बात हो रही है तो ही हो जाएगा। स्टॉर्म जिब इंग्लिश वर्ड है और गिराना यानी ड्रॉप होता है तो ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड हो जाएगा। एंड स्टेम देखिए इंग्लिश वर्ड लिखा है, स्टेम यानी होता है तना, यानी जो जहाज होती है उसका सबसे निचला हिस्सा उसे स्टेम कहा गया है। एक क्रॉस यानी के आर पार, एक क्रॉस यानी के आर पार। देखिए लूप इंग्लिश शब्द लिखा गया है, आ लूप इन यानी में, हैवी यानी भारी, और मूरिंग इंग्लिश वर्ड है। रोप यानी होती है रस्सी, ये तो आपको पता होगा, ROPE रोप यानी होती है रस्सी। अब देखिए तेजी से हिलाना, इसके लिए LASH लास्ट लिखा गया है और लास्ट का सेकंड फॉर्म लास्ट होता है, ध्यान रखना। तो तेजी से हिलाना क्या लिखा गया है, लास्ट लिखा गया है। और फिर यानी होता है देन, THEN होता है देन, और फिर उन्होंने यानी दे होता है, और हर एक चीज को यानी एवरीथिंग कह सकते हैं, हर एक चीज को। और फिर डबल यानी दुगनी, डबल फास्टन करना यानी दुगनी मजबूती से बांधना, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं, डबल फास्टन। तो देखिए ज्यादा कठिन मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक तो एट फर्स्ट सबसे पहले रोप यानी रस्सी हो गया, और लास्ट यानी कि तेजी से हिलाना, यहां डबल फास्टन यानी कि दुगनी मजबूती से बांध देना, ED जोड़ के डबल फास्टन कर देना। तो ध्यान देना सबसे पहले यानी कि एट फर्स्ट, सबसे पहले द कैप्टन यानी कि कप्तान ने, और फिर स्लो डाउन, देखिए पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, स्लो डाउन। और फिर किसे स्लो डाउन किया है, द शिप यानी कि जहाज को। तो फिर एट फर्स्ट यानी सबसे पहले द कैप्टन यानी कि कैप्टन ने, स्लो डाउन होता है धीमा करना, लेकिन सेकंड फॉर्म स्लो में ED जोड़ के स्लोड डाउन, और फिर द शिप, फिर आगे देखिए उसने यानी कि ही हो जाएगा, और ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, द स्टॉर्म जिब, स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। तो देखिए पहली लाइन बहुत सरल हो गई, एट फर्स्ट सबसे पहले द कैप्टन, कैप्टन ने स्लोड डाउन किया द शिप जहाज को, ही उसने ड्रॉप्ड कर दिया द स्टॉर्म जिब को, एंड और फिर क्या कर दिया, एंड लास्ट यानी तेजी से हिला दिया, और किसे, भारी मूरिंग रस्सी को यानी कि हैवी मूरिंग रोप को, और फिर इन यानी में, आ लूप यानी एक लूप में एक फंदा बनाते हुए, एक क्रॉस यानी के आर पार होता है, तो एक क्रॉस द स्टेम यानी कि स्टेम के आर पार। तो बहुत सरल हो जाएगा, एंड लास्ट और तेजी से हिला दिया, और फिर हैवी यानी भारी, मूरिंग रोप यानी मूरिंग रस्सी को, इन आ लूप एक लूप में, एक क्रॉस के आर पार, और फिर द स्टेम यानी स्टेम के आर पार, और फिर देन फिर, और उन्होंने यानी यहाँ नाविकों की बात हो रही है, तो देन दे फिर उन्होंने डबल फास्टन्ड यानी दुगनी मजबूती से बांध दिया, डबल फास्टन में ED जोड़ देना है, तो डबल फास्टन्ड कर दिया एवरीथिंग यानी हर एक चीज को। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, एट फर्स्ट सबसे पहले द कैप्टन, कैप्टन ने स्लोड डाउन यानी धीमा किया द शिप जहाज को, ही उसने ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया द स्टॉर्म जिप को गिरा दिया, एंड लास्ट और तेजी से हिलाया हैवी मूरिंग रोप को, इन आ लूप अक्रॉस द स्टेम, देन दे फिर उन्होंने डबल फास्टन कर लिया एवरीथिंग यानी हर एक चीज को। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल सा आंसर है, बस एक ही बार प्रैक्टिस करोगे आराम से ये बनने लगेगा। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंजरीज यानी कौन कौन सी चोटें डिड सहायक क्रिया द फादर यानी पिता को सफर यानी होता है पीड़ित होना, इन द एक्सीडेंट मतलब जो एक्सीडेंट जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना में पिता को कौन कौन सी चोटें आई या पिता कौन कौन सी चोटों से पीड़ित हुए, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पिता मतलब यहाँ पे जो जहाज के कैप्टन हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दुर्घटना में पिता को कौन कौन सी चोटें आई। तो देखिए चैप्टर में बताया गया है
कि जो कैप्टन हैं उनकी बाईं पसलियां जो हैं बिल्कुल क्रैक हो जाती हैं और उनके मुंह के जो दांत हैं वो टूट जाते हैं और मुंह में जो है खून भर जाता है। तो देखिए ये आंसर बताया गया है कि उनकी बाईं पसलियां क्रैक हो गईं, उनका मुंह टूटे हुए दांतों एवं खून से भर गया। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, केवल 2 लाइनों का है। तो देख लेते हैं कि इन 2 लाइनों में कौन कौन से कठिन मीनिंग है। देखिए यहां पहली लाइन देखें तो हिज यानी उनकी और लेफ्ट यानी बाई, और पसलियां देखिए पसलियों के लिए रिप्स कहा जाता है, ध्यान रखना। तो रिप्स यानी होती हैं पसलियां। क्रैक हो गई, इंग्लिश वर्ड लिखा है, क्रैक हो गई यानी टूट गई। तो यहाँ पे क्रैक्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा, रिप्स यानी पसलियां, और फिर हिज यानी उनकी, लेफ्ट यानी बाई, और फिर हिज यानी उनका, माउथ यानी होता है मुंह, टूटे हुए दांत। देखिए यहाँ टूटे हुए यानी ब्रोकन कह सकते हैं हम, ब्रोकन यानी टूटे हुए, और टीथ यानी होता है दांत। ध्यान रखना टीथ जो होता है बहुवचन वर्ड है और टूथ एक वचन होता है। तो यहाँ पे टीथ एवं यानी एंड हो जाएगा, ब्लड यानी होता है खून, और फिर यहाँ पे खून से भर गया, से का मतलब है यहाँ पे विथ, तो ध्यान रखना विथ, और फिर फिल्ड यानी भर गया, फिल होता है भरना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फिल्ड। तो देखिए पहली लाइन क्या होगी, हिज यानी उनकी, लेफ्ट यानी बाई, और रिप्स यानी पसलियां, और क्रैक्ड सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट सिंपल है। तो हिज, लेफ्ट, रिप्स, क्रैक्ड, और फिर उनका मुंह यानी कि हिज माउथ लिखेंगे, उनका मुंह हिज माउथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पास्ट सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। तो हिज माउथ फिल्ड यानी भर गया, और फिर विथ यानी से, ब्लड से भर गया, विथ ब्लड यानी खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ यानी टूटे हुए दांतों को ब्रोकन टीथ लिखेंगे। तो हिज माउथ उनका मुंह, फिल्ड भर गया, विथ ब्लड यानी खून से भर गया, एंड ब्रोकन टीथ से भर गया यानी टूटे हुए दांतों से। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। हिज यानी उनकी, लेफ्ट यानी बाई, रिप्स यानी पसलियां क्रैक्ड हो गई, हिज माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और यह आंसर बहुत ज्यादा आसान है, सभी लोगों से आराम से बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये आंसर यदि आप क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसमें पता नहीं कहाँ का आंसर दे दिया है। यदि आप क्वेश्चन बैंक का आंसर पढ़ेंगे और उसके अर्थ पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि असली आंसर ये है या जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वो आंसर। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए हैं जो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से हैं, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझ आ चुके होंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।